हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न एस के करंट अफेयर्स, जो कि हमारी मई मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है हमारी। आज स्टार्ट करते हैं इकॉनमी में सबसे पहले हम लोग देखने वाले क्रिप्टो करेंसी एंड इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। तो क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, क्योंकि कंटिन्यूस में हर एक मंथ में क्रिप्टो करेंसी हो गया, क्रिप्टो क्राइम हो गया, इससे रिलेटेड टॉपिक मैं डिस्कस कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में देखेंगे, कुछ न्यू चीज़ें ऐड की गई है और इस कोड के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएगी। साथ ही जीएसटी काउंसिल फिर से न्यूज़ में है, तो अगेन ये भी आपका एक रिवीजन पॉइंट बनेगा, लेकिन क्यों न्यूज़ में है ये समझेंगे। देन फूड इन्फ्लेशन, आपको पता है कि आफ्टर पैंडेमिक जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फूड इन्फ्लेशन यानी कुछ भी आप खाने की चीज़ें खरीदो तो एक तरीके से आपको महंगी ही दिखेगी। देन यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके तहत भी कुछ न्यू आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और साथ ही जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं इस योजना के बारे में वो सारी पॉइंट्स आपकी रिवीजन हो जाएगी। ई श्रम पोर्टल के बारे में देखेंगे एंड जितनी भी यहाँ पे न्यूज़ जो भी शॉर्ट में थी उसे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है क्रिप्टो करेंसी एंड इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आरबीआई के द्वारा ऑफिशियली ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस के ऊपर, कि क्रिप्टो करेंसीज जो है वो डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी में यहाँ पे लीड कर सकता है और ये हमारे इंडिया की सॉवरेनिटी इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है। इट मीन्स कि आप देखो कि क्रिप्टो करेंसी में आज की डेट में इसका जो यूज़ है वो बहुत हद तक बढ़ चुका है। हमारे देश में भी कई ऐसे लोग हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है, इनके द्वारा इसको लीगल टेंडर का खिताब नहीं दिया गया है। इट मीन्स कि इसको लीगलाइज नहीं किया गया है। इट मीन्स कि अगर क्रिप्टो करेंसी में किसी भी तरीके का घाटा होता है, आपको कोई भी नुकसान होता है, तो इससे हमारे देश के सेंट्रल बैंक जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए कई बार इसे वार्न भी किया जाता है, बट आज के डेट में आप देखो इतना ज़्यादा ह्यूज इसका इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया है, जिससे ये कहा जा रहा है कि एक न्यू, आप देखो कि एक तो पूरे मार्केट में, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में आप देखो कि डॉलर एक ऐसा करेंसी है जो कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे वर्चुअल करेंसी की भी अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी कहा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले दिनों में एक डॉलराइजेशन के जैसा रहेगा। तो क्रिप्टो करेंसी की अगर हम लोग बात करें तो इसको डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल वर्चुअल करेंसी कहते हैं। ये डिजिटल करेंसी है जो कि सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल के द्वारा यहाँ पे आपका इशू किया जाता है, ना कि सेंट्रल बैंक इसको इशू करती है। तो ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि आपका क्रिप्टो करेंसी में क्या है, बिटकॉइन है, जिसको कि 2009 में एक पीयर टू पीयर पेमेंट सिस्टम के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। तो इस तरीके से याद रखना है। लास्ट फ्यू ईयर्स में अगर हम लोग देखें तो क्रिप्टो करेंसीज जो है बहुत ही तेज़ी तरीके से ये यूज़ होने लगा है। इट मीन्स कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, चाहे वो डोमेस्टिक अपने देश में कर रहे हो या फिर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो रही हो, जिससे कि हम लोग देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी की जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। अब आप देखो कि क्रिप्टो करेंसी की जो पॉपुलैरिटी है वो यहाँ पे बढ़ रही है, क्योंकि आप वर्ल्ड वाइड देखो तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज जो है वो यहाँ पे आपका क्रिप्टो करेंसीज़ के फॉर्म में हो रहा है। कुछ नेशंस जो है अपने देश में आप देखो कि लीगल टेंडर इसको दे दिया गया है, यानी कि लीगल तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जो है ऑर्डर निकाल दिया गया है। जैसे आप बिटकॉइन देख सकते हो, एक ऑफिशियल करेंसी है एल सल्वाडोर का और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का। तो इसलिए इस तरीके से याद रखना है कि कौन सा ऐसा पहला देश था जो कि लीगल टेंडर प्रोवाइड किया था बिटकॉइन को, तो वो था एल सल्वाडोर। और इसी के साथ आप देखो कि सेकंड है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। कुछ नेशंस हैं जिन्होंने इसे इलीगल रखा है, जैसे कि आप देखो कि चाइना है, तो चाइना ने भी कहा है कि क्रिप्टो करेंसी में व्यापार वगैरह करना ये इलीगल है। अब हमारे देश में क्या हालचाल है ये समझते हैं। हम लोग अपने देश में जो है इसको एक वर्चुअल डिजिटल एसेट जैसा आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इनकम टैक्स एक्ट है, जिसके सेक्शन 2 अंडर 470A के अंडर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कोड या फिर कोई भी नंबर, कोई भी टोकन जो कि यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक मीन्स से जनरेट होता है। क्रिप्टो कहने का मतलब है सीक्रेट, तो सीक्रेट तरीके से यहाँ पे जनरेट होता है, जिसमें किसी भी तरीके से इसको नाम दे दिया जाता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन आप देखो डिजिटल है, बिना कंसिडरेशन या कंसिडरेशन के भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, विद प्रॉमिस और रिप्रेजेंटेशन की इसमें इनहेरेंट वैल्यू होगी, साथ ही फंक्शंस वगैरह होगा कि कैसे इसकी वैल्यू को स्टोर करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वर्चुअल डिजिटल एसेट में देखते हैं। ये एक नॉन फंजिबल टोकन है और किसी भी तरीके से ये टोकन है, जैसे कि सिमिलर नेचर में आप देखते हो कि अगर यहाँ पे क्या है कि एक टोकन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि आप ये फिजिकल करेंसी नहीं है जिसको आप जो है अपने हाथों में लेकर घूमो। साथ ही कोई अदर डिजिटल एसेट है जिसमें कि आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे ऑफिशियल गजटेट में स्पेसिफिकली इसको स्पेसिफाई करेगी, नोटिफिकेशन निकालेगी, तभी इसको इंक्लूड किया जा सकता है।
साथ ही अगर हम लोग देखें आज के डेट में हमारे यहाँ कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है कि हमारे देश में या फिर इंडियन क्रिप्टो मार्केट की साइज़ कितनी है, लेकिन ये तो एस्टिमेट किया जाता है कि इंडिया में आप देखो कि आज भी 15 to 20 जो मिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और टोटल जो क्रिप्टो होल्डिंग है वो यहाँ पे यूएसडी का यानी कि यूएस डॉलर का 5.34 बिलियन तक का है। तो इसलिए मार्केट साइज़ जो क्रिप्टो करेंसी का है उसको थोड़ा इंडिया में जो एस्टिमेट किया गया है एटलीस्ट इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि अगर क्रिप्टो करेंसी इसी तरीके से यूज़ होता रहे तो हमारे देश की जो सॉवरेनिटी है उसको कहीं ना कहीं एक थ्रेट है। तो देखिए आप अगर बात करें तो सेंट्रल बैंक जो है एक मोनोपोली इंजॉय करता है, यानी कि हर एक देश की अपनी सेंट्रल बैंक होती है। हमारे यहाँ आरबीआई है, यूएस में आपका फेड रिज़र्व है, तो फेडरल बैंक है वहाँ पे। तो इसलिए आप देखो कि हर एक देश में एक करेंसी होती है जो कि वो मोनोपोली होती है, उन्हीं का एक वर्चस्व होता है। करेंसी में क्या है कि आप देखो कि हम लोग जो है रुपीज़ वगैरह यूज़ करते हैं, चाहे वो 100 रुपीज़ हो 10,000 रुपीज़ हो, बट रुपीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं। और हमारा एक बिलीव भी है कि इसको हम लोग जो है अगर 100 रुपीज़ भी लेके मार्केट में जाते हैं तो हमें इसके बदले सामान ज़रूर मिलेगा। एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इट मीन्स कि किसी भी इंसान का ट्रस्ट है कि इसको हम लोग जो है इससे हम लोग खरीद सकते हैं, इसको हम लोग मतलब कि एक बैंक में भी हमारा ट्रस्ट होता है कि इस करेंसी को लेकर। बट अगर हम लोग क्रिप्टो करेंसीज़ के केस में देखें तो नोबडी नोज़ कि इसको किसने बनाया, कौन यहाँ पे गारंटी है इस चीज़ का, यानी कि इस करेंसी के मालिक कौन है, इसकी गारंटेड कौन है, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए यहाँ पे ट्रस्ट और एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी की यहाँ पे प्रॉब्लम निकल कर आती है कि एक तो विश्वास नहीं होगा, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो करेंसी यूज़ कर रहे हो, कल को अगर इसको आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और कल को आपको अगर इसमें नुकसान देखने को मिलेगा तो ऑब्वियस है कि आप इसमें जो है ट्रस्ट नहीं करोगे। तो यहाँ पे आप देखो कि कहा गया कि कुछ कंसर्न है, जैसे कि फिनेंशियल इनस्टेबिलिटी है। समटाइम्स आप देखते हो क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन की जो यहाँ पे वैल्यू है समटाइम्स बहुत हाई होती है, समटाइम्स बहुत लो होती है, तो वॉलेटाइल इन नेचर है। तो यहाँ पे आप देखो कि किसी भी तरीके का जो इंटरनेशनल करेंसी की पोज है उसकी अगर एक्सेप्टेंस है तो इससे कहीं ना कहीं फिनेंशियल सिस्टम जो हमारे देश की है या किसी भी कंट्री की, उनकी स्टेबिलिटी को थ्रेट होता है। तो हमारे देश में जैसे रुपीज़ चलता है तो किसी भी तरीके का इनस्टेबिलिटी की बात ही नहीं आती है, क्योंकि हर जगह हम लोग वही यूज़ कर रहे हैं। इसका अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग सीधे आरबीआई के पास जाते हैं, हमारा एक सेंट्रल बैंक है। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी में कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर हम लोग किसके पास जाएंगे। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे डॉलराइजेशन ऑफ इकॉनमी कहा जा रहा है। इट मीन्स कि ऑलमोस्ट सारे जो क्रिप्टो करेंसीज़ है इंडिया में वो यहाँ पे डॉलर डिनोमिनेटेड है, ठीक है। तो उसकी भी आप देखो कि जो यहाँ पे डॉलर के फॉर्म में ही इसका यहाँ पे आपका यूज़ हो रहा है, और इसको फॉरेन प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा इशू किया जाता है। और आज की डेट में आप देखो कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो रुपीज़ है ना, इसको ये कहीं ना कहीं रिप्लेस कर सकता है। तो डॉलराइजेशन कहने का मतलब है कि यूएस का जो करेंसी है डॉलर, उसको यूज़ करना एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और लीगल टेंडर की तरफ से, यानी कि यहाँ पे कानूनी तौर पर हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकें। सेकेंड है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। आप देखो जो मनी सप्लाई इकॉनमी में होता है इसको आरबीआई रेगुलेट करती है, जिससे कि कुछ इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, जैसे कि क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, इन्फ्लेशन रेट क्या होना चाहिए, एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, इसको कितनी होनी चाहिए, इसको कंट्रोल करता है आरबीआई। लेकिन अगर हम लोग क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करने लगे तो इसमें आप देखो कि कहीं ना कहीं आरबीआई के रोल को अंडरमाइन करेगा, क्योंकि एक तो आप देखो करता धरता हमारे देश में जो है वो आरबीआई है। लेकिन अगर कोई बाहरी तौर से अगर कोई करेंसी आ जाए और जिसमें आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं हो तो फिर कहीं ना कहीं आरबीआई की जो क्रेडिबिलिटी है, जो रोल है, उसको अंडरमाइन किया जाएगा। साथ ही एनोनिमिटी है। इट मीन्स कि क्रिप्टो करेंसीज़ में आप देखो कि इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन में यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके कोई भी जो है अकाउंट होल्डर हो सकते हैं। तो इसमें किसी भी तरीके का ना आप देखो कि एकदम से अभी तक कोई कानून बनाया नहीं गया है, तो कोई फ्रेमवर्क भी इसके लिए तैयार नहीं किया गया, तो समझ में नहीं आता है कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कौन इसके यूज़र्स होंगे। और इसमें आप देखो कि इसको मिसयूज़ भी किया जा सकता है क्रिप्टो करेंसी को, क्योंकि ये वर्चुअल करेंसी है। और वर्चुअल करेंसी क्या होगा कि टेरर फाइनेंसिंग लिए यूज़ कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ कर सकते हैं, जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग है उसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। बैंकिंग सिस्टम का आप देखो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि यहाँ पे वेल फंक्शनिंग फिनेंशियल सिस्टम है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपनी सेविंग में, यानी कि अगर क्रिप्टो करेंसीज़ के सेविंग्स में इन्वेस्ट करते हैं तो लेसर रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल हो पाएगा, यानी कि बैंकिंग सिस्टम को। आज की डेट में आप देखो कि क्या है कि हम लोग जो है फिजिकल करेंसीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे पास जितनी भी पैसे होते हैं हम लोग जो है बैंक में जाके जमा कर देते हैं। तो वो बैंकों का क्या होता है, हमारा तो
वो देखो कि बैंकों के पास वो एसेट आ जाता है, तो बैंक उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर पाते हैं। बैंकों के पास ऑप्शन होता है कि उसको आप वो लोग लोन के फॉर्म में निकाल देते हैं। लोन के फॉर्म में निकालते हैं तो उससे इंटरेस्ट आता है, तो बैंकों के पास फ़ायदा होता है। लेकिन अगर हम लोग वर्चुअल करेंसीज़ में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, उसमें सेव करना चाहेंगे, तो फिर बैंकों का काम तो खाली हो गया। बैंकों के पास पैसे कैसे आएंगे, बैंकों को फ़ायदा कैसे होगा, तो बैंकिंग सिस्टम कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। साथ ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज़ में आप देखो कि ह्यूज इन्फॉर्मेशन एसिमेट्रिक है। इट मीन्स कि आप देखो कि इंसाइडर और जो इन्वेस्टर्स है ना, इनके बीच में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से आप देखो कि एक सिमेट्रिक तरीके से नहीं है। तो यहाँ पे जो टेरा यूएसटी है एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है, जो कि ऑलमोस्ट 97% 24 आवर्स में ये कोलैप्स हो गया था। तो स्टेबल कॉइन क्या था, एक क्रिप्टो करेंसीज था जिसमें कि आप देखो कि मार्केट वैल्यू को काफ़ी हाई कर दिया था। और एक्सटर्नल अगर हम लोग रेफरेंस देखें तो यूएस डॉलर का है, गोल्ड का है, इस तरीके से। इट मीन्स कि आप समझ ही रहे हो कि क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन हो गया, ये सब में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ऐसा भी है कि 24 आवर्स के तहत ही आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है एक ह्यूज प्राइस देखने को मिलेगा, और उसी के साथ आप देखो कि बहुत ही कम भी इसकी वैल्यू हो जाती है। तो ये चीज़ें कई बार नोटिस किया गया है क्रिप्टो करेंसी में, इसलिए इसको जो है हमारे देश में तो कभी परमिशन नहीं दिया गया है अभी तक। अगर हम लोग देखें जो क्रिप्टो करेंसीज़ है इसमें इतनी कंसर्न्स है, इसको ओवरकम करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहले कि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं उनके द्वारा इसको प्रमोट किया जाता है। आप देखो क्रिप्टो करेंसी का जो है इसको प्रमोट किया जा रहा है कि बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है वो यहाँ पे सामने आकर क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, तो जिससे जो लोग उनको मानते हैं वो लोग भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर रहे हैं। रेगुलेटरी फोकस अगर हम लोग देखें तो इसको यहाँ पे जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है इसके तहत इसको प्लेस किया जाएगा। साथ ही आप देखो कि हमारे देश में बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019 लाया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये बिल हमारे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। इस बिल को लाने का मकसद यही है कि हमारे देश में बैन किया जाए क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी का क्या स्टेटस है, क्या ये लीगल है या इलीगल है इंडिया में। बट फर्स्ट स्टेप तो यही है कि इसके स्टेटस के ऊपर जो है क्लैरिटी लाना ज़रूरी है। इससे क्या हो पाएगा कि हमारे जो फ्यूचर कोर्स है वो यहाँ पे एक बेटर तरीके से हम लोग देख पाएंगे। लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, रेगुलेशन की ज़रूरत है, जिससे कि क्रिप्टो एसेट जो सर्विस प्रोवाइडर है उनकी लाइसेंसिंग होनी चाहिए, उसकी ऑथराइजेशन होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो कंज्यूमर रिस्क है उसको मिटिगेट कर पाएंगे, मार्केट इंटीग्रिटी है उसको इंश्योर कर पाएंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी होना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको कहीं ना कहीं स्टेबल रख पाएंगे। सेकंड, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पे मैकेनिज्म लेकर आना चाहिए कि जो सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन है, ऐसा लग रहा है कि ये ट्रांजैक्शन जो है गलत तरीके से हो रहा है, क्या वो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके से हो रहा है, यानी कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर यहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग हो रही है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे फाइनेंस वगैरह किया जा रहा है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके। तो वैसे जो सस्पेक्टेड ट्रांजेक्शन्स है ना उनको रिपोर्ट करना और ट्रैक करना, इस तरीके का मैकेनिज्म लाने की ज़रूरत है। थर्ड है कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक जो रिस्क है उसको मैनेज करना है, और ये तभी हो पाएगा जब मॉनेटरी पॉलिसी जो क्रेडिबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। डी डॉलराइजेशन पॉलिसीज़ यहाँ पे लेकर आना है। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसीज़ को सिर्फ डॉलर में ही यूज़ किया जाए, और भी इतने सारे करेंसीज़ है उसमें क्यों नहीं यूज़ किया जा रहा है। साथ ही हमें यहाँ पे ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशंस के साथ काम करने की ज़रूरत है। ये देखना होगा कि अदर कंट्रीज़ अगर यहाँ पे अपने देश में, जैसे एल सल्वाडोर है, अफ्रीकन रिपब्लिक है, तो वो अपने देश में अगर क्रिप्टो करेंसीज़ को लीगल की है तो ऑन व्हाट बेसिस वो लीगल किए हैं, क्या यहाँ पे चल रहा है, या फिर और देश जो है किस तरीके का स्टेप्स ले रहे हैं, तो ईच एंड एवरी पॉइंट हमें समझना होगा। साथ ही जो क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन है उसको प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है, कॉपरेशन को भी यहाँ पे प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है, जिससे अगर कोई टेक्निकल, लीगल, रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी जो चैलेंजेस है उसको हम लोग एड्रेस कर सकें। जैसे आप देखो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, FATF है, जिसको यहाँ पे आप देखो इंगेज किया जा सकता है फॉर प्रिंसिपल मैकेनिज्म की कैसे क्रिप्टो करेंसीज़ को जो है मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ नहीं करे, टेररिज्म में यूज़ नहीं करे। FATF आप देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेनली यहाँ पे कंट्रीज़ में जैसे आपका टेररिस्ट फाइनेंसिंग होता है और मनी लॉन्ड्रिंग होता है, इस केस को रोकने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन लाई गई है। फाइन, तो एक बहुत ही आप कह सकते हो कि एक शानदार यहाँ पे वे फॉरवर्ड बताया गया है। और अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे देश में क्या क्या काम किया गया है जिससे कि यहाँ पे वर्चुअल डिजिटल एसेट रेगुलेशंस को लाया जाए। सबसे पहले आप देखो कैपिटल गेन टैक्स है, इसका फ्लैट 30% जो है वो सारे ट्रांजैक्शंस में लगाया गया है, जिसमें कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, और इसमें कोई भी ऑफसेटिंग नहीं है, यानी कि अगर यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से अगर किसी का लॉस होता है तो उसमें किसी भी तरीके का ऑफसेटिंग नहीं होगा। साथ ही मैंडेटरी है कि प्रॉफिट और लॉस डिस्क्लोजर करना है। इट मीन्स हमारे देश में ऐसा है कि क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके का लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ उसको कहीं ना कहीं डिस्क्लोज करना ही है।
साथ ही पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो फाइनेंस है वो यहाँ पे काम करे कि एक अच्छा खासा बिल ड्राफ्ट करे जो कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है ना उसको रेगुलेट कर सके। साथ ही एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है जिनके द्वारा कुछ गाइडलाइंस दिया गया कि कैसे क्रिप्टो एसेट को हमारे देश में एडवर्टाइज करना है या फिर किसी और के द्वारा यहाँ पे प्रमोट करना है। अब देखते हैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट है डी डॉलराइजेशन कहा जा रहा है, ये भी वर्ड हमने यहाँ पे देखा। तो डी डॉलराइजेशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे डॉलर डोमिनेटेड जो वर्ल्ड है उससे दूर जाना। डॉलराइजेशन कहने का मतलब है कि आप हर जगह देखो कि डॉलर में ही लोग यहाँ पे सामान खरीदते हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड डॉलर ही इस्तेमाल होता है। तो डी डॉलराइजेशन कहने का मतलब है कि डॉलर का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। डी डॉलराइजेशन से क्या होगा कि पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस देखने को मिलेगा इंडिया के लिए, जैसे कि फॉरेन ट्रेड हो गया या फिर हमारा ग्लोबल एक्सेप्टेंस जो है रुपीज़ का बढ़ते गया तो हमारे लिए फ़ायदा है। तो इसलिए यहाँ पे रुपीज़ को साइड नहीं करना, हमें डॉलर को साइड करना है। फाइन, अब यहाँ पे और देख लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज इकोसिस्टम में क्या क्या कहा जा रहा है। तो आप देखो कि क्रिप्टोग्राफी है यानी कि सीक्रेट तरीके से लिखना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसमें कि आप देखते हो कि सबसे सिक्योर टेक्नोलॉजी है आज की डेट में कि कोई भी ट्रांजैक्शन है तो वो डिकोड होकर एक ब्लॉक के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है और फिर सारे जो जितने ट्रांजैक्शन है ना 1 बाय 1 वो सब डिकोड हो जाते हैं और एक कोडिंग के फॉर्म में ब्लॉक में यहाँ पे आपका कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये सारे ब्लॉक जो है एक दूसरे से चेन के थ्रू इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। देन क्रिप्टो कॉइन्स है, देन ट्रेडिंग वगैरह हो रही है, देन डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे नेटवर्क है, माइनर्स है, इन्वायरमेंटल कंसिड्रेशंस है, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है एंड देन ट्रेडर्स सेटिस्फैक्शंस है। तो इस तरीके से ये इकोसिस्टम्स जो है पूरी तरीके से चल रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे हमने क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट देखा, साथ ही कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी ऐड ऑन हुई और इकोनॉमिक सॉवरेनिटी के बारे में भी हमने देखा कि कैसे अगर क्रिप्टो करेंसीज़ का इस्तेमाल बढ़ रहा है तो डॉलराइजेशन ऑफ इकॉनमी होगी तो इससे हमारे इकॉनमी, हमारी इमेज, हमारे सॉवरेनिटी के ऊपर कैसा इम्पैक्ट होगा। ओके, सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। जो रिकवरी है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का वो भी रिजोल्यूशंस करके जितने भी स्ट्रेस्ड फर्म्स है आईबीसी के तहत तो उसको क्रैश किया गया है और एक रिकॉर्ड है यहाँ पे क्वार्टरली लो जो कि 10.2% कहा जा रहा है कि उनकी जो एडमिटेड क्लेम है लास्ट क्वार्टर का तो उसको क्रैश किया गया है। तो एक बहुत बड़ी खबर आप इसको कह सकते हो, जैसे कि आप देखो कि 1288 करोड़ का रियलाइजेशन है फाइनेंशियल क्रेडिटर का मार्च क्वार्टर में, ठीक है। अब ये आपका कम हो चुका है यानी कि आज के डेट में आप देखो कि यहाँ पर लिक्विडेशन वैल्यू जो है वो 1316 करोड़ फॉर द फर्स्ट टाइम है। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं? देखिए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो है वैसे लोग होते हैं जो कि स्ट्रिक्टली यहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं कंपनी के साथ। जैसे कि अगर किसी ने लोन लिया है तो कंपनी से अगर लोन ली है तो उनके साथ उनका स्ट्रिक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। साथ ही अगर डेट सिक्योरिटी है तो उसके लिए भी कि अगर कर्ज वगैरह में डूबे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे सिक्योरिटी होती है। एब्सोल्यूट टर्म में अगर हम लोग समझे तो कम्युलेटिव जो रिकवरी है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का मार्च के क्वार्टर तक तो वो यहाँ पे 2.25 ट्रिलियन था, यानी कि टोटल जो एडमिट किया गया था वो 7.56 ट्रिलियन होना चाहिए, बट इससे बहुत कम यहाँ पे काम हुआ है, ठीक है। तो अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जैसे कि 2016 में निकल कर आया, तो क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया क्योंकि आप देखो कि बहुत सारे जो हमारे बैंक है, सबसे पहले तो आप देखो कि जो शेड्यूल्ड बैंक हो गए, एनबीएफसी हो गई, तो आज की डेट में क्या है ना कि बैंकों से यहाँ पे पैसा लेकर जो है लोग चले जा रहे हैं, अपनी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और ये पता चल रहा है कि बिज़नेस जो है अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं लोन लेकर और बिज़नेस अगर उनका सक्सेस नहीं हुआ तो वो कर्ज में डूब जाते हैं। तो इससे तो आप ये देखो कि जो बिज़नेस स्टार्ट नहीं बिज़नेस कर रहे हैं लेकिन वो अगर फ्रूटफुल नहीं रहा तो पर्सनल लेवल पे लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनकी लॉस हो गई, बैंकों की लॉस हो गई, कंपनी की लॉस हो गई, तो हर एक तरीके से लॉस देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ह्यूज डेट है यानी कि स्ट्रेस्ड एसेट जो है हमारे देश में चल रही है। तो इसका एक सोल्यूशन निकाल के लाना था कि लोग जो है बैंकों से आसानी से लोन ले लेते, अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते, कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट में नहीं है तो पूरी कंपनी डूब जाती है। तो एक स्ट्रेस्ड जो एसेट है उसका रिजोल्यूशन लेकर आना है कि कंपनी को डूबने से पहले बचाना है। फाइन, अब यहाँ पे कौन कर रहा है? तो देखो ये एप्लीकेबल है किसके ऊपर? तो अगर इंडिविजुअल है, कोई भी अगर एक इंसान है वो अपनी कंपनी चला रहे हैं तो उसके ऊपर यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, पार्टनरशिप के साथ होगा, एलएलपी है, कॉर्पोरेट्स है, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग देखें कि कब इसको यूज़ किया जा सकता है या फिर कब ये एक्टिव होते हैं,
तो अथॉरिटी जो है वो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशंस को डिसाइड करते विद इन 180 डेज़, ठीक है। और 90 डेज़ यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम 180 डेज़ कि अगर कोई भी पेचीदा अगर केस है तो। इंसॉल्वेंसी कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप देखो कि कोई कंपनी है और उन्होंने लोन लेकर अगर अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश किया, आफ्टर 2 ईयर्स 5 ईयर्स पता चलता है कि उनकी बिज़नेस जो है वो यहाँ पे फेल डाउन हो रही है, उस हिसाब से नहीं चल रही जैसा उन्होंने सोच के यहाँ पे लोन लिया था। तो वैसे हम लोग कंपनी को कहेंगे कि इंसॉल्वेंट हो गई, यानी कि घाटे पे चल रही है। बट बैंक्रप्सी कहने का मतलब है कि जब उस कंपनी के मालिक खुद कह दे, ये कबूल कर दे कि नहीं अब उनसे यहाँ पे ये बिज़नेस रन नहीं हो पाएगा, बहुत ही ज़्यादा वो घाटे में जा चुके हैं, वो उनकी कंपनी जो बैंक्रप्ट हो चुकी है, तब यहाँ पे हम लोग बैंक्रप्सी कह सकते हैं इन्हें। कब इसका इस्तेमाल होगा? फास्ट ट्रैक प्रोसेस होगा 90 डेज़ का, जो कि एक स्पेसिफाइड एंटिटीज़ के लिए है। कैसे होगा? तो आप देखो कि यहाँ पे NCLT है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है कॉर्पोरेट के लिए, DRT है यहाँ पे डायरेक्ट रिजोल्यूशन आपका ट्रिब्यूनल है इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो ये दोनों तरीके से यहाँ पे काम किया जाएगा और जो भी यहाँ पे आपका स्ट्रेस्ड एसेट है उसको रिजॉल्व की जाएगी। फाइन, अब थोड़ा और देख लेते हैं। 2016 में लाया गया कानून बनाने के साथ साथ, जिसमें कि बैड लोन की जो प्रॉब्लम है, NPA रेशियो भी बढ़ते जा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट है बैंकों की वो बढ़ती जा रही है, उसका भी कहीं ना कहीं सोल्यूशन ये IBC में ही है। साथ ही आप देखो यहाँ पे कंसोलिडेट करके अमेंड किया जा रहा है लॉज को, जो भी रीऑर्गेनाइजेशन और इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन से रिलेटेड है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे टाइम बाउंड प्रोसेस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, यानी कि आप देखो 180 डेज़ जो है यहाँ पे रखा गया है कि इंसॉल्वेंसी को यहाँ पे आपका रिजॉल्व करना है। साथ ही इसको 90 डेज़ जो है और एक्सटेंड कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसेट अगर हम लोग किसी पर्सन का देखें तो यहाँ पे इसलिए रहता है कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सके, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी हो, बैलेंस हो इंटरेस्ट का, वो भी सारे स्टेक होल्डर्स में। मेनली ये जो आपका IBC है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये 4 पिलर पे काम करता है। सबसे पहले यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ है, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है और डेट रिकवरी यहाँ पे ट्रिब्यूनल है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है ये एपलेट अथॉरिटी है, जो कि अपील सुनते हैं किसके अगेंस्ट में, जो भी यहाँ पे NCLT के द्वारा अगर यहाँ पे आपका ऑर्डर पास किया गया है, तो वो ऑर्डर अगर यहाँ पे कोई भी पार्टी सेटिस्फाई नहीं है तो NCLT का जो यहाँ पे आपका केस है वो कहाँ अपील में जाता है? NCLAT, यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में ये चला जाता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की बात करो और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात करूँ तो एक्चुअली ये इंसॉल्वेंसी सर्विस में प्रोफेलाइजेशंस को यहाँ पे कहा जा रहा है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि एक रेगुलेटर है इस तरीके के काम के लिए। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ है, यानी कि आप देखो नेशनल सर्विस यहाँ पे गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड है, ये हाई क्वालिटी ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन देती है कि कितना कर्ज है, कितना डिफ़ॉल्ट हो रहा है। फाइन, तो ये 4 यहाँ पे पिलर है। अब इसका फ़ायदा क्या है ये समझते हैं। देखिए 5 साल पूरा हो चुका है, 2016 से आया है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो क्रेडिटर और जो डेटर रिलेशंस होता है उनके बीच में कुछ चेंज आया है। पहले क्या था कि जो क्रेडिटर है जिनके पास पैसे आते हैं और जो डेटर है जो कि यहाँ पे आपका इसमें काम कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बेटर हुआ है। साथ ही इस्टेब्लिशमेंट हुई है कमेटी ऑफ क्रेडिटर का, ये एज ए जो है पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसा फंक्शन करते हैं और ये रिजॉल्व करते जो कॉर्पोरेट डेटर है। पावर है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का, अगर IBC की बात करें तो इसमें जो पावर है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के बीच में नेगोशिएट करने का, तो वो यहाँ पे बढ़ा है। साथ ही इंक्रीज रेजोल्यूशन है, यानी कि अगर हम लोग 5258 CIRP देखें तो यहाँ पे आउट ऑफ इतना है अंडर 3000 यहाँ पे 406 है। तो इसमें आप देखो कि इंसॉल्वेंसी अभी इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि कितनी कंपनीज है जिनको कि यहाँ पे डूबने से बचाया गया है, तो 5258 है। साथ ही रिडक्शन हो रहा है टाइम में और कॉस्ट ऑफ बैंक्रप्सी रिजोल्यूशन में। तो एवरेज टाइम जो यहाँ पे रिजोल्यूशन का लिया गया है वो यहाँ पे रिड्यूस हो गया है, यानी कि अगर हम लोग देखें तो 4.3 ईयर्स जो है वो यहाँ पे आपका 2017 में था, अब ये जो है साल घट के आप देखो कि 650 डेज़ में यहाँ पे काम हो जा रहा है। इट मीन्स कि पहले क्या था कि सालों साल बीत जा रहे, 4 साल 5 साल, लेकिन यहाँ पे जो दिवालिया निकल गया कंपनी की, जो कंपनी के ओनर है वो यहाँ पे इतने घाटे में चल रहे हैं, तो उनको 5 साल तक और स्ट्रगल करना पड़ता था। बट जैसा कि ये टाइम बाउंड मैनर में इसको कंप्लीट किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 650 डेज़ ही रखा गया है इस यहाँ पे रिजोल्यूशन के लिए। साथ ही अगर बिहेवियर चेंज देखें तो जो डेटर है वो यहाँ पे डिस्ट्रेस को अर्लियर स्टेज में ही रिजॉल्व कर पा रहे। इट मीन्स कि कहाँ 4-5 साल लगता था, लेकिन अगर 650 डेज़ में 2 साल में ही ये निपट जाए तो कितनी अच्छी बात है। साथ ही ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, आप देखो कि हमारे देश में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस एक यहाँ पे रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है, और इसमें यही बताया जाता है कि कौन सी ऐसी देश है जहाँ पे अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो वहाँ की जो पॉलिसी है वो बहुत ही स्मूथ है। तो अगर हम लोग बात करें कि इस तरीके का
अगर इंसॉल्वेंसी क्राइटेरिया हमारे देश में रहता है तो ये बहुत सही है, यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स आएंगे अगर उनको लगेगा कि उनकी कंपनी सही से परफॉर्म नहीं कर पा रही, उनका पैसा डूब रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मदद उनको मिलेगा और उनका पैसा नहीं डूब पाएगा। साथ ही कॉन्स्टेंट चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेगा जिससे कि कोर्ट को स्ट्रेंथन कर सके। वोटिंग थ्रेशोल्ड जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर है इसमें रिडक्शन हुआ है, 75% से 66 चला गया। प्री पैक्ड यहाँ पे इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है, वो भी कॉर्पोरेट एमएसएमई के लिए। तो इसको समझते ये अभी न्यू कॉन्सेप्ट आया है लास्ट ईयर ही, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए एमएसएमई सेक्टर्स है जो कि यहाँ पे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, ये सेक्टर्स हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखो 45% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, 40% से ज़्यादा यहाँ पे जो है प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट होती है जो भी मैन्युफैक्चर होती है, साथ ही 35% से ज़्यादा ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। सो दैट्स वाई दिस सेक्टर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक लाया गया है कि इसमें भी आप देखो कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने पैसे से अपनी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या फिर बैंकों से लोन लेकर अपनी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि उनकी बिज़नेस नहीं रन हुई तो फिर क्या, तो यहाँ पे भी इनके लिए प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस लाया गया। एक्चुअली एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे रिजोल्यूशन अरेंजमेंट जो है ये आपका दो जगह पे आपका है, यानी कि डिस्ट्रेस जो यहाँ पे आपका सीडी है और साथ ही साथ एनसीएलटी अप्रोच करने से पहले। यानी कि आप यहाँ पे देखो जो कॉर्पोरेट डेटर है और जो यहाँ पे मान लीजिए कि जो कर्ज में डूब रहे हैं और उनको क्या है कि वो यहाँ पे अपनी कंपनी को बचाने के लिए कहाँ जाएंगे, तो जो भी केस होगा एनसीएलटी के पास जाएंगे। तो एनसीएलटी में नहीं जाना, ट्रिब्यूनल में नहीं जाना, उससे पहले ही सलाह मशवरा कर लेना। इट मीन्स कि आप देखो कि दो पार्टी के बीच में अगर कोई भी झड़प हो जाती है तो मीडिएशन के थ्रू जो है उनको समझा बुझा के जो है वो अपना झगड़ा वापस ले लेते हैं, आपस में सलाह कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एफआईआर करने के लिए पुलिस यहाँ पे थाना में चले गए। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे बैंक्रप्सी हो गई है तो एनसीएलटी के पास नहीं जाना, ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाना, उससे पहले ही इसको सेटलमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्या है कि डेटर इन पोजीशन मॉडल इसको फॉलो किया गया है और एक स्विस चैलेंज अलाउ किया गया है रिजोल्यूशन प्लान का, जो कि यहाँ पे आपका जो डेटर है वो यहाँ पे सबमिट उनके द्वारा सबमिट किया जाएगा इन केस अगर कोई भी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो है उनको 100% नहीं पे किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक सेफ्टी मेजर्स लाया गया है एमएसएमई सेक्टर्स के लिए। पीपीआईआर और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी अगर रिजोल्यूशन प्रोसेस के बीच में थोड़ा डिफरेंस देखें तो क्या है, कंट्रोल इन फॉर्म अगर हम लोग देखें इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में, तो यहाँ पे क्या है ना कि जो एमएसएमई सेक्टर्स के लिए प्रोग्राम लाया गया इसमें डेटर्स जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रेस फॉर्म के ही कंट्रोल में होंगे। और अगर सीआईआरपी की देखें तो यहाँ पे कंपनी जो है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है यहाँ पे मैनेज करते हैं। डेडलाइन की बात करें तो ये कहा गया कि 120 डेज़ में यानी कि 6 मंथ में इसको कंप्लीट कर देना है। सीआईआरएफ की बात करें तो ये कहा गया कि 270 डेज़ में इसको कंप्लीट करना है। प्रोसेस अगर हम लोग देखें रिजोल्यूशन और डेट का, तो यहाँ पे जो भी कर्ज है उसका अगर हम लोग रिजॉल्व करने का प्रोसेस देखें तो यही चीज़ें हैं कि आप देखो डिस्ट्रेस जो कंपनी है वो यहाँ पे डायरेक्ट एग्रीमेंट जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है और जो एग्जिस्टिंग ऑनर है उनके बीच में यहाँ पे होता है। साथ ही अगर हम लोग रिजोल्यूशंस देखें सीआईआरएफ में तो ये ओपन बिडिंग के थ्रू हो जाता है। सो दीज आर द कॉमन डिफरेंस जो कि यहाँ पे आपको दोनों के सिस्टम के बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन आईबीसी को इम्प्लीमेंट करने में बहुत परेशानी हो रही है। कोविड-19 के टाइम में आपने देखा था कि इस कोड को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन परेशानी क्यों है? ये तो कहा गया है कि चलिए 120 डेज़ में आपका काम हो जाएगा, बट फिर भी आप देखो कि एडजुडिकेटरी डिले है, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर देने में जो है काफ़ी डिले है और लीगल टसल्स यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देखो कि रेजोल्यूशंस जो है वो 270 डेज़ जो यहाँ पे लिमिट रखा गया है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। सिग्निफिकेंट अगर हम अनफाइल्ड वैकेंसी का ट्रिब्यूनल में देखें और लिटिगेशंस जो यहाँ पे एपिलेट अथॉरिटी में देखें, सुप्रीम कोर्ट में देखें, तो इस तरीके से यहाँ पे नंबर पता चल जाता है। साथ ही लो यहाँ पे रिकवरी रेट है, जो क्रेडिटर है जैसे कि बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया, ये सब लोन देते हैं, फिनेंशियल लेंडर्स हो गए, कंपनी है जिनको यहाँ पे लोन दिया जाता है, तो इंटरेस्ट रेट की बात ये कर रहे हैं, जितनी इंटरेस्ट रेट होगी वहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा। साथ ही क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के द्वारा आप देखो कि जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी अप्रोच है वो यहाँ पे इसको संज्ञान में नहीं ले पाते। साथ ही तो यहाँ पे जो क्रेडिटर्स होते हैं ना उनको काफ़ी ज़्यादा हद तक आप देखो प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। एट टाइम अगर हम लोग देखें 90 to 95% जो है वो ड्यू है, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करना, रिजॉल्व करना, बिडिंग वगैरह करना, इन सब में जो है काफ़ी देरी हो रही है। और जो रिड्यूस्ड मार्केट एपेटाइट है इंसॉल्वेंट फर्म्स का, ये इसलिए हो रहा है, कम इसलिए हो गया है क्योंकि पेंडेमिक के कारण है। तो फर्दर यहाँ पे एसेट वैल्यू जो है वो इरोजन होते जा रहा है, यानी कि ख़त्म होते जा रही है। क्रॉस वैल्यू अगर हम लोग क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी देखें
तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है यहाँ पे एक स्टैंडर्ड, एक अच्छे तरीके से कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि क्रॉस बॉर्डर अगर इंसॉल्वेंसी अप्रोच किस तरीके से लेकर चलना है। जैसे कि आप देखो, जैसे वीडियोकॉन या फिर जेट एयरवेज केस में देखा गया तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई। साथ ही यहाँ पे अगर होम बायर्स राइट की अगर हम लोग बात करें तो जो होम बायर्स है, जो घर खरीदते हैं, उनको एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर देखा गया है। एक चित्र शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, इसमें ये कहा गया कि जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो 10% का है और 100 होम बायर्स जो है ये 1 प्रोजेक्ट के वो इनिशिएट कर सकते हैं प्रोसेस को। साथ ही लो यूटिलाइजेशन है आईयू का अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अगर जिस तरीके से इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन टाइम जो हम लोग लिमिट किए हैं ये अभी भी लिस्ट यूटिलाइज्ड पिलर है, यानी कि कह तो दिए हम लोग कि 120 डेज़ में हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज़ यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे, बट ऐसा हो नहीं रहा है। फाइन, इशू है, यानी कि जिस तरीके से आईपी और आईपीएस में काम करने का जो तरीका है उसमें प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। वे फॉरवर्ड कहा जा रहा है कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो कोड बनाई गई है वो इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए, जो भी यहाँ पे कंपनी डूब रही है या फिर हमारे देश का पैसा डूब रहा है उसको बचाने के लिए लाया गया। तो ये टाइम बाउंड मैनर तो होना ही चाहिए और यहाँ पे मैक्सिमाइज़ करना चाहिए जो ऑल स्टेक होल्डर्स की वैल्यू है। साथ ही अगर हम लोग देखें जो एडजुडिकेटरी डिले हो रहा है, यानी कि आप देखो कि वैकेंसी जो है उसको प्रॉपर तरीके से फिलअप करना है, फिक्स टाइम होना चाहिए कि कब यहाँ पे रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो एक बेंचमार्क तो सेट करना ही होगा यहाँ पे कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है और जो हमारे देश में प्रॉब्लम है उनको यहाँ पे टैकल करने के लिए। साथ ही एक यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड जो लॉ है, मॉडल लॉ है, उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि क्रॉस बॉर्डर जो इंसॉल्वेंसी है उसको हम लोग कैसे करें। तो इसके लिए हमारे देश में फ्रेमवर्क नहीं है, तो हमें यहाँ से जो है इस फ्रेमवर्क को लेना होगा। एक फॉर्मुलेट करना है प्रोफेशनल कोड, जिससे कि यहाँ पे बेटर तरीके से जो भी कंपनी डिस्ट्रेस में उनको हम लोग यहाँ पे हेल्प कर सके। साथ ही इस्टेब्लिश करनी है एक सिंगल प्रोफेशनल सेल्फ रेगुलेटरी आईपीएस, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, इस तरीके का काम करना है। जो क्रेडिट रिस्क मार्केट है उसको और ज़्यादा डिपेंड करना है बाय अलाउइंग, कैसे, तो एडिशनल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशंस। साथ ही डिजिटाइज़ करनी है जो आईबीसी प्रोसेस है, जिससे कि जो रिकॉर्ड वगैरह है वो इम्प्रूव हो जाए और जो वर्चुअल हियरिंग है, जैसे हमारे एनसीएलटी में, एनसीएलएटी में, तो वर्चुअल जो हियरिंग है वो कंडक्ट कर सके। साथ ही जो थ्रेशोल्ड है होम बायर्स के ऊपर उसको कम करना, जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग हम लोग इनिशिएट करें और ड्यूटी बाउंड रियल इस्टेट जो ओनर है वो हम लोग यहाँ पे रखें, जिससे कि एक डिटेल यहाँ पे मिल सके अदर होम बायर्स का। तो होम बायर्स को भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, घर खरीद रहे हैं, लोन ले लिए, लेकिन बाद में उनको जो है प्रॉब्लम अराइज होगी तो वो काम नहीं हो। सो ये सारी बातें यहाँ पे रही। इसके अलावा आप देखो कि 4 मेन प्रिंसिपल है, ये जो हमारा यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है, तो इसमें ये 4 प्रिंसिपल पे काम करते हैं। यहाँ पे क्या कि पहले यहाँ पे फॉरेन प्रोफेशनल को अलाउ किया जाता है और क्रेडिटर्स को अलाउ किया जाता है कि वो डायरेक्ट जो उनके देश में कोर्ट है उसको एक्सेस करें और साथ ही पार्टिसिपेट करें और जो डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग है उसको यहाँ पे कमेंस करें। साथ ही यहाँ पे रिकॉग्निशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जितने भी फॉरेन प्रोसीडिंग है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ करने के लिए अलाउ किया गया है। साथ ही कोर्ट्स को भी कहा गया है कि वो यहाँ पे जो रिलीफ है उसको डिटरमाइन करें। साथ ही अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यहाँ पे रिकॉग्निशंस को अलाउ किया गया है कि जो फॉरेन प्रोसीडिंग है, और कोर्ट को भी अनेबल किया गया है कि जो भी रिलीफ वगैरह है उसको डिटरमाइन करें। कॉर्पोरेशन की बात करें तो यहाँ पे एक फ्रेमवर्क यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर कॉर्पोरेशन, जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और जो यहाँ पे जिस देश की कोर्ट है उनके बीच में यहाँ पे आपका एक कॉर्पोरेशन होनी चाहिए। फाइन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। देखिए, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी कहने का क्या मतलब है। एक्चुअली ये एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस है जिसमें कि जो इंसॉल्वेंट डेटर है ना, या फिर उनका जो एसेट है या फिर क्रेडिटर्स है, उनका एक कंट्री से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे हमारे देश में अगर कोई यहाँ पे आप समझो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी बिज़नेस चलाना चाहते हैं, तो इट्स फाइन, बट हमारे देश में भी कर रहे हो और वो बगल वाले कोई और देश में भी कर रहे हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है, यानी कि दोनों साइड उनका जो है कंपनी डूब गया तो इंसॉल्वेंट हो गए। और आईबीसी कोड के तहत आप देखो कि यहाँ पे सेक्शन 234 और 235 है, बट ये एडहॉक इन नेचर है, यानी कि जब ज़रूरत पड़ता है तब इस सेक्शन का इस्तेमाल होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। फाइन, तो ये सारी बातें। साथ ही की फ़ीचर्स आप लोग देख लो कि यहाँ पे जो आईबीसी है इसका की फ़ीचर्स क्या है। सबसे पहले जो स्टेक होल्डर्स है उनको एम्पावर करना है, एजुडिकेटिंग जो अथॉरिटीज़ है उनको पावर करना है। साथ ही यहाँ पे जो कमर्शियल आस्पेक्ट है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का, वो भी जुडिशियल आस्पेक्ट से, तो इसको अलग अलग करना है। कॉम्प्रिहेंसिव रिजिम की बात की जा रही है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि डेटर इन पोसेशंस जो है उससे हटकर यहाँ पे क्रेडिटर इन कंट्रोल, यानी कि जो कर्जदार है उनके ऊपर जो है ज़्यादा बर्डन ना देके जो क्रेडिटर है जो कर्ज दे रहे हैं उनके ऊपर यहाँ पे बर्डन देना।
इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन को अचीव करना, वो भी टाइम बाउंड मैनर में, ये इनका फीचर्स है। साथ ही यहाँ पे आप देखो जो इरोजन हो रहा है नेट वर्थ का, उससे दूर होना, साथ ही जो स्टेक होल्डर्स है उनको एम्पावर करना, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। रेजोल्यूशन टाइमलाइन और प्रोसेस अगर हम लोग देखें तो ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो सबसे पहले वहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होंगे, ठीक है। उसके बाद मोरेटोरियम पीरियड होता है, यानी कि यहाँ पे 330 डेज़ होते हैं, जो कि वो देखेंगे कि हाँ कितना कर्ज यहाँ पे लिया गया, कितना लोन लिया गया, कितना यहाँ पे काम हुआ, बिज़नेस का क्या हालचाल है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर क्रेडिट कमेटी यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ये फॉर्मेशन होकर क्या होगा कि यहाँ पे आप देखो 66% जो क्रेडिटर्स है उनको अप्रूव किया जाएगा। अगर ये हाँ है, अगर ये हाँ है तो क्या होगा कि प्लान इम्प्लीमेंट होगा, यानी कि यहाँ पे जो कमेटी में जितने मेंबर होंगे अगर उसमें से 66% इसको अप्रूव कर देते हैं तो इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि जो भी कंपनी डूब रही है उसको रिजॉल्व किया जाएगा, और अगर नो है तो फिर इसको लिक्विडेशन में छोड़ दिया जाएगा। इंसॉल्वेंसी एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे चाहे कोई इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, वो अपनी जो भी डेट है, जो भी उनका कर्ज है उसको पे नहीं कर पा रहे, तो उसको इंसॉल्वेंसी कहेंगे। और जब कोई ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो यहाँ पे ये दिख जाए कि अब वो यहाँ पे क्रेडिटर्स को नहीं पे कर सकते, यानी कि ओनर ऑफ द कंपनी अगर वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दे कि दे आर नॉट एबल टू रीपेमेंट, दे आर नॉट एबल टू रिपे द डेट ऑफ द कंपनी, तब उसको हम लोग बैंक्रप्सी कहते हैं। और लिक्विडेशन तो ऐसा प्रोसेस हो जाता है जहाँ पे कंपनी को ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर कंपनी यहाँ पे पता चलता है कि ज़्यादा से 66% से ज़्यादा क्रेडिटर्स अगर इसको अप्रूव कर देते हैं तो फिर इम्प्लीमेंट होगा प्लान, यानी कि इंसॉल्वेंसी कोड को लगाया जाएगा और यहाँ पे जो भी रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो लाया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मना कर देते हैं तो फिर इसको लिक्विडेशन, यानी कि कंपनी को बंद कर दो, वाइंड अप कर दो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो ईच एंड एवरी पॉइंट की यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग बेटर तरीके से समझ पाओगे, तब फिर जो भी रिलेटेड इससे क्वेश्चन होगा वो आप ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये हमने डिटेल देखा कि कोड कब आया, क्यों आया, कैसे आया और क्या काम करना है इसमें। साथ ही रिजोल्यूशन टाइमलाइन प्रोसेस हमने देखा, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के बारे में कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो देखिए, 4 पिलर्स देखे, सिग्निफिकेंस की बात की, की फीचर्स यहाँ पे हमने देखा, प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस हमने देखा इसके बीच में, और यहाँ पे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के बीच में क्या डिफरेंस है ये हमने देखा। साथ ही इश्यूज़ क्या क्या है वो समझे, और उसके बाद हमने वे फॉरवर्ड देखा। साथ ही यहाँ पे जो इंटरनेशनल कमीशन है उनके बारे में देखा, उनके 4 प्रिंसिपल के बारे में भी समझे। फाइन, तो ये तो बात रही। अब आते एक और आर्टिकल देख लेते हैं, जीएसटी काउंसिल। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक यहाँ पे केस है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें ये कहा गया कि जो जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है ना वो बाइंडिंग नहीं होगी, ना ही यहाँ पे सेंटर के ऊपर ना ही स्टेट के ऊपर, ठीक है। अब चलिए जीएसटी टैक्स हमारे देश में आ चुका है, इसके बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया। ये कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल डोमेस्टिक टैक्स है, ठीक है। जो भी यहाँ पे कंजप्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का उसके ऊपर लगाया जाता है। हमारे देश में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको एक यहाँ पे आप देखो 2017 से आया है, 2022 हो गया, 5 साल हो गया, इसलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। साथ ही आप देखो कि इसको एक अमेंडमेंट करके कानून के द्वारा इसको लाया गया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 101 अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत इसको लाया गया। यहाँ पे बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स थे ना, जैसे एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी, वैट था, सर्विस टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, गुड्स एंड सर्विसेज में लगाया जाता था, तो इसको यहाँ पे आपका सब्स्यूम कर लिया गया। लेकिन कुछ ऐसे टैक्स है जिसको कि अभी भी रुका गया है, यानी कि जीएसटी से बाहर रखा गया, जैसे अल्कोहल, प्रॉपर्टी टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी हो गया, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स, अल्कोहल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लग गया, अल्कोहल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लग गया, फिर प्रॉपर्टी टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है, पेट्रोलियम क्रूड है, डीजल है, पेट्रोल है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी है, तो इन सबको अभी जो है जीएसटी से बाहर रखा गया है। हमारे संविधान यहाँ पे 101 अमेंडमेंट किया गया है, इट मीन्स के आर्टिकल भी होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो ये आर्टिकल है 246A1। इसमें क्या है कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर को हर एक स्टेट को ये अधिकार दिया गया है कि आप कानून बना सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इम्पोज करने के लिए। तो इंटर स्टेट अगर ट्रेड हो रहा है तो इसमें आर्टिकल 246A का सब क्लॉज 2 है, जिसमें पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग देखें जीएसटी काउंसिल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका भी मेंशन हमारे आर्टिकल 279A आर्टिकल 1 के तहत किया गया है, और ये भी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया है। साथ ही अगर हम लोग देखें 279A का 4 में
तो जीएसटी रेट जो यूनियन और स्टेट का है ये जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही रिकमेंड किया जाएगा। डिसीजन मेकिंग जो जीएसटी काउंसिल का है ये कैसे होगा, तो जीएसटी काउंसिल में आप देखो कि कोरम रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो टोटल मेंबर यहाँ पे मीटिंग में है 10 मीटिंग में है तो 1/2 होना चाहिए, ठीक है, यानी 5 मेंबर होंगे तो यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इनके जो डिसीजंस होते हैं ये मेजोरिटी होते हैं कि नॉट लेस देन 3/4 मेंबर जो प्रेजेंट है वो वोट करें। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो वेटेज है सेंट्रल गवर्नमेंट का ये 1/3 है, लेकिन स्टेट का आप देखो तो 2/3 है। फाइन। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग जजमेंट देखें तो कहा गया कि जो रिकमेंडेशन है सेंट्रल काउंसिल का, जीएसटी काउंसिल का, ये सिर्फ परसुएसिव है, कहने का मतलब है कि बाइंडिंग नहीं है। आर्टिकल 279A है जो कि स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं कर रहा है कि सारे जीएसटी काउंसिल डिसीजंस जो है वो पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होंगी, तो ये चीज़ें कही गई है। साथ ही आर्टिकल 246A है जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को ये अधिकार दिया गया है कि वो जीएसटी से रिलेटेड कानून बना सकते हैं। अब जीएसटी काउंसिल का होने का क्या फ़ायदा है, सबसे पहले तो आप देखो कि एक ऐसा काउंसिल है जिसमें कि टैक्स रेट और स्ट्रक्चर को यूनिफॉर्मिटी के साथ लाया जाता है। अभी हमारे देश में आप देखो 4 स्लैब टैक्स है, जैसे 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, ठीक है। साथ ही अगर देखो तो सेस है, यानी कि सेस क्या होता है कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए यहाँ पे टैक्स लगाया जाता है, ये कलेक्ट किया जाता है जीएसटी कंपनसेशन फंड में, और जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो है वो बाई मंथली कंपनसेटरी पेमेंट करते हैं स्टेट को। जैसे आप देखो कि इस तरीके का एक वन नेशन वन टैक्स आया है, तो यहाँ पे जो स्टेट की बेसिकली बहुत सारे टैक्स थी वो यहाँ पे ख़त्म हो गई जीएसटी के तहत। तो जीएसटी यहाँ पे लगाने की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे राज्यों की जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो डाउन हुई है, उनको घाटा हुआ है, तो उसको यहाँ पे सही करने के लिए, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए इस तरीके का भी प्रोविज़न लाया गया, क्योंकि सेस लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को है। तो ऐसा कहा गया था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे नुकसान होगा, रेवेन्यू कलेक्शन अगर डाउन हो जाएंगे, तो सेंट्रल है जो कि यहाँ पे सेस का अप्लाई करके यहाँ पे कंपनसेशन देगी। इकोनॉमिक फेडरलिज्म है यहाँ पे, आप देखो कि यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट जो है उन दोनों का अधिकार है कि टैक्स रेट को यहाँ पे डिटरमाइन करना, किसी का भी यहाँ पे डोमिनेट नहीं चलेगा। आज के डेट में आप देखो कि जो सारे डिसीज़न है जीएसटी काउंसिल का, जैसे कि यूनिफॉर्म जो जीएसटी लाने की बात की जा रही है, ये आपका जो है कंसेशन यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के ही कोऑपरेशन के साथ यहाँ पे लाया गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी कि जो जीएसटी काउंसिल है इसको गाइड किया जाता है, और हमें यहाँ पे जीएसटी स्ट्रक्चर को हार्मोनाइज़ करने की ज़रूरत है। एक नेशनल मार्केट अच्छा होना चाहिए जिससे कि हम लोग यहाँ पे बिज़नेस सही तरीके से कर सके। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, आप यहाँ पे देखो कि जिस तरीके से इंटर स्टेट ट्रेड प्रमोट्स हो रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन भी स्टेट के तहत जो है प्रमोट हो रहे हैं। साथ ही हम लोग देखते हैं कि इस तरीके का जो जजमेंट निकल कर आया जिसमें ये कहा गया कि जीएसटी काउंसिल की जो यहाँ पे रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है, तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा। स्टेट जो है वो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल से दूर हो जाएंगे। देखिए जीएसटी काउंसिल में यहाँ पे सारे स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, तो अगर इस काउंसिल की जो भी रिकमेंडेशन अगर वो बाइंडिंग नहीं है, तो सारे स्टेट यानी कि 28 स्टेट इसके मीटिंग में क्यों प्रेजेंट होंगे, सिर्फ सुनने के लिए नहीं ना। तो ये बहुत ही ऐसा कहा जाएगा कि बहुत ही जल्दबाजी है इस तरीके का जजमेंट का, कि एक ऐसा विंडो लेकर आना जिससे कि स्टेट को एक ज़रिया मिल जाए जिससे कि वो यहाँ पे जीएसटी का अगेंस्ट खड़े हो जाए। साथ ही कैन एम्पलीफाई द इफेक्ट्स ऑफ ऑलरेडी प्रिवेलेंट प्रॉब्लम। आप देखो जिस तरीके से खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, जीएसटी कलेक्शन कम होते जा रहा है पेंडेमिक के बाद, और जीएसटी कंपनसेशन रिजिम जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है 1 जुलाई 2022, यानी कि यहाँ पे 5 साल ही कहा गया था कि जब भी जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसके 5 साल तक अब जब भी जो भी स्टेट में रेवेन्यू कलेक्शन डाउन होंगे तो उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा। तो 5 साल तो ख़त्म हो गई, यानी कि अब यहाँ पे स्टेट का जो रेवेन्यू कलेक्शन अगर कम भी होता है तो सेंटर का यहाँ पे अधिकार नहीं है कि वो इनको रेवेन्यू देंगे, ठीक है, कॉम्पनसेशन करेंगे। साथ ही एट द सेम टाइम अगर हम लोग देखें तो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन जो फ्रेमवर्क्स है इसमें बहुत ही डिफरेंट टैक्सेस है जो कि डिफ़िकल्ट है। अगर स्टेट जो है वो जीएसटी में रहते हैं और टैक्स इंक्रीज़ हो जाता है कुछ सर्टेन गुड्स और सर्विसेज में, तो ये लेस प्रेफर किया जाएगा डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज़ के द्वारा। यानी कि अगर यहाँ पे आपका प्राइस बढ़ जाता है तो जो डोमेस्टिक हमारे देश के जो फॉरेन कंपनीज़ है उनके द्वारा लेस प्रेफर किया जा रहा है, और इसमें आप देखो कि टैक्स इंसिडेंस यहाँ पे इंक्रीज़ होगा टैक्स पेयर का, और अनेबल होगा कि हम लोग यहाँ पे क्लेम कर पाए कि क्या यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अगर स्टेट जो है वो यहाँ पे जीएसटी से दूर भागते तो इससे क्या होगा कि रेवेन्यू शेयर जो है वो यहाँ पे कम होगा सेंटर से और अदर स्टेट का, तो ये सब यहाँ पे आपको नुकसान देखने को मिलेगा। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है, वे फॉरवर्ड में कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जजमेंट लाई गई है तो इसमें सिर्फ हाईलाइट किया जा रहा है जो भी हमारे संविधान के अकॉर्डिंग है। तो ऑब्जेक्टिव जो है जीएसटी रिजिम का है वो ये था कि हमें यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉस्टर करना है, हार्मनी को यहाँ पे फॉस्टर करना है।
साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो अनइक्वल वोटिंग स्ट्रक्चर है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, यानी कि जिस तरीके से जीएसटी काउंसिल में इशू निकल कर आ रहा है तो ये आपको ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट और कंपीटिंग यूनिट तरीके से देखने को मिलेगा। रिजॉल्व करना जो भी डिफरेंसेस है, यानी कि आज के डेट में जो डेमोक्रेसी प्रिजर्व हमें जीएसटी काउंसिल के तहत जो हमारी लोकतांत्रिक देश है तो इसको हम लोग को प्रिजर्व करना है। तो इसमें क्या है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर तो है ही, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी पावर पता है, स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर पता है, तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको यहाँ पे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। पीरियोडिक जीएसटी काउंसिल्स जो है ये मीटिंग होनी चाहिए, यानी कि टाइम टू टाइम जो जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग है वो हो, और स्टेट का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशंस जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म का वो यहाँ पे हमारे आर्टिकल 279A(1) के तहत रखा गया, जिसमें कि स्टेट, सेंटर और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स जो है लीगल और फाइनेंस प्रोफेशनल से उनकी रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे होनी चाहिए। फाइन, सो ये एक अच्छा वे फॉरवर्ड है जिसमें कि ईच एंड एवरी पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। बट अब देख लेते हैं कि जीएसटी काउंसिल जो कि यहाँ पे आर्टिकल 279A के तहत है तो इसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन है, कौन कौन होंगे। तो जीएसटी काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। इसमें जो मेंबर होते हैं वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस होते हैं। साथ ही मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर जो मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट है तो उनके द्वारा होने चाहिए। वाइस चेयरमैन जो है वो यहाँ पे काउंसिल के मेंबर के द्वारा सेलेक्ट होकर आते हैं, और ये इनके जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे आर्टिकल 279A क्लॉज 3 के तहत रखा गया है। जीएसटी काउंसिल ऑफिस जो है ये न्यू दिल्ली में है, और रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है ये एक्स ऑफिसर सेक्रेटरी होंगे जीएसटी के। तो इतनी सारी बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर है जिसको ध्यान रखना है, और जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन अब यहाँ पे बाइंडिंग नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप कह सकते हो कि जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसको आपको एकदम से समझ लेनी है, रट्टे मार लेनी है। तो जीएसटी के बारे में हमने बेसिक देखा, जीएसटी काउंसिल के बारे में देखा, जीएसटी काउंसिल की क्या कंपोजिशन है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका क्या फ्रेमवर्क है, जीएसटी काउंसिल होने का क्या सिग्निफिकेंस है, पॉसिबल इम्प्लीकेशंस हमने देखा, और वे फॉरवर्ड हमने देखा। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग फूड इन्फ्लेशन के साथ चलेंगे, और नेक्स्ट लेसन में कोशिश करूँगी कि इकॉनमी के जितने भी बचे हुए टॉपिक है वो मैं कंप्लीट करा दूँ। फाइन, तो गाइस इसी तरीके से हमारे डेली बेसिस पे यहाँ पर लेक्चर आते रहती है। अगर आपको ये लेसन अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक कर सकते हैं। डेली बेसिस पे यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ जुड़ने के लिए और हमारे विजन आइज के मैगजीन को कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।